नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो डेली की डेली हम लोग 25 क्वेश्चन यहाँ से प्रीवियस ईयर के जो रेलवे में अभी पिछले एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं, हम लोग वही डिस्कस कर रहे हैं। और यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि मानव नरों में मौजूद लिंग गुणसूत्र एक्स वाई है, इनके बीच क्या अंतर है। तो यहाँ पे अंतर बताना है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी। यहाँ पे तो एक्स गुणसूत्र बड़ा होता है जबकि वाई गुणसूत्र छोटा होता है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा यहाँ से, लक्षणों की वंशागति को नियंत्रित करने वाले नियमों की खोज में मेंडल के सफल होने का एक कारण इनमें से क्या था। तो यहाँ पे बताना इनमें से क्या एक कारण हो जाएगा। ऑप्शन ए है आपका कि वे वैज्ञानिक विधियों में प्रशिक्षित थे। तो यहाँ पे एक कारण सफल था, तो ये आपका एक गलत हो जाएगा। यहाँ से उन्होंने विकासवादी प्रक्रियाओं के अपने ज्ञान का उपयोग किया था, ये भी आपका गलत हो जाएगा। उन्होंने संतति की संख्यात्मक गणना की थी, तो यही आपका एक सही हो जाएगा। इसमें में आप यह सफल हुए थे। तो इस तरह इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी यहाँ पे इसका हो जाएगा। आइए हम लोग इसके आईएमपी पॉइंट देखते हैं। तो लक्षणों की वंशागति को नियंत्रित करने वाले नियमों की खोज में मेंडल के सफल होने का एक कारण था, उन्होंने संतति की संख्यात्मक गणना की थी। तो ये पॉइंट याद रखने में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, यदि मेंडल ने F2 पीढ़ी का अध्ययन किया होता तो क्या होता। तो ऑप्शन ए आपका हो जाएगा कि वह पता नहीं लगा पाते कि कौन से लक्षण प्रभावी थे। वी है वह कई लक्षणों का अध्ययन नहीं कर पाते। सी ऑप्शन है वह पता नहीं लगा पाते कि अप्रभावी लक्षण नष्ट नहीं होते हैं। और डी हो जाएगा वह हाइब्रिड पौधों पर प्राप्त कर पाने में सक्षम नहीं होते। तो आइए इसके सही देखते हैं क्या आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा कि यदि मेंडल ने F2 पीढ़ी का अध्ययन नहीं किया होता तो वह पता नहीं लगा पाते कि अप्रभावी लक्षण नष्ट नहीं होते। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि यहाँ पे हो जाएगा अगला प्रश्न हमारा, पीले बीजों वाले तद्रुप प्रजनन वाले एक लंबे मटर के पौधे का संकरण हरे बीजों वाले तद्युत प्रजनन वाले बौने मटर के पौधे के साथ कराया जाता है। F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे थे। इस प्रयोग में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका हो जाएगा कि बौनापन लंबापन बौनेपन पर प्रभावी या हावी था। तो यही आपका हो जाएगा। इसमें करेक्ट आंसर हमें ए ऑप्शन में मिल गया, तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए हम लोग इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं क्या हो जाएंगे। तो पीले बीज के तद्रुप प्रजनन वाले एक लंबे मटर के पौधे का संकरण हरे बीजों वाले तद्रुप प्रजनन वाले बौने मटर के पौधे के साथ कराया जाता है। तब F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे थे। इस प्रकार यह दर्शाता है कि F1 पीढ़ी के पौधों में लंबे लक्षण प्रमुख गुण हैं और छोटा लक्षण एक पुनरावर्ती लक्षण है, अर्थात इनके प्रजनन पर लंबापन बौनेपन पर प्रभावी था। तो यह आपकी हो जाएगी व्याख्या इस क्वेश्चन की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा यहाँ से, मेंडल के प्रयोगों में दो लक्षणों के बीच द्विसंकर संकरण के परिणाम स्वरूप प्राप्त अनुपात कितना होगा। तो हम लोग पिछले वीडियो में यह रेशियो हम लोगों ने देखा था, तो यह हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पे 9:3:1। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी यहाँ पे इसका हो जाएगा। तो आइए हम लोग इसके पॉइंट देखते हैं। तो पॉइंट में सेम यही लिखा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा यहाँ से कि मेंडल ने दो प्रयोग किए
पहला है कि लंबे पौधे के पराग को छोटे पौधे के बीजांड को निषेचित करने के लिए लिया, और दूसरा हो जाएगा कि छोटे पौधे के पराग को लंबे पौधों के बीजांड को निषेचित करने के लिए लिया। यदि हम इन दो प्रयोगों से उत्पन्न पौधों की तुलना करें तो हम क्या परिणाम देखेंगे। तो यहाँ पे बताना क्या आपका हो जाएगा परिणाम। तो ये रहे आपके 4 ऑप्शन। तो इसमें जो आपका वी है यही करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से प्रयोग 1 में लंबे पौधे उत्पन्न होंगे और प्रयोग 2 में भी लंबे पौधे उत्पन्न होंगे। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन वी यहाँ से हो जाएगा। तो इस तरह देख सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे आप चाहें इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ से बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि निम्नांकित चित्र में 2 पौधों के बीच संकरण को F2 पीढ़ी तक दिखाया गया है और इस संकरण से निकाले जा सकने वाले कुछ निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं। तो किस विकल्प में गलत निष्कर्ष दिया गया है। तो यहाँ पे गलत कथन का आपको चयन करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये चित्र दिया गया है। तो आइए हम लोग इसके ऑप्शन देखते हैं क्या हो जाएंगे। तो यहाँ पे पर निषेचन और स्वनिषेचन यहाँ पे 2 हैं। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल और हरा दोनों ही प्रभावी हैं, हालांकि हरे का उत्पादन कम संख्या में होता है। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका सी यहाँ पे हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि मेंडल के मटर के पौधों पर प्रयोगों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पे इनमें गलत कथन का यहाँ पे चयन करना था आपको। तो क्या हो जाएगा इसका गलत कथन। तो ऑप्शन ए है कि मेंडल ने विपरीत दृश्य लक्षणों वाले गोल या झुर्रीदार बीजों या लंबे बौने उद्यान मटर के कई पौधों का उपयोग किया था। तो ये सही हो जाएगा आपका। यहाँ से हमें गलत बताना है। उन्होंने एक लंबा पौधा और एक बौना पौधा लिया, उनके संकरण द्वारा संतति पौधे उत्पन्न किए और परिणाम F1 संतति में सभी पौधे लंबे थे। तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। द्वितीय पीढ़ी या F2 पीढ़ी में जो कि F1 पीढ़ी के लंबे पौधे की संतति थी, सभी लंबे पौधे थे। तो यही आपका गलत हो जाएगा यहाँ से। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी यहाँ से हो जाएगा। तो इस तरह देख सकते हैं आप इसका एक्सप्लेनेशन। चलिए बढ़ते हैं इसके अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा सामान्य मनुष्य में कितने जोड़ी अलैंगिक गुणसूत्र होते हैं। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं कि क्वेश्चन आपका ये 2022 में ये लेटेस्ट पैटर्न का क्वेश्चन है। यहाँ से NTPC में क्वेश्चन पूछा गया था। तो यह आपके होते हैं अलैंगिक गुणसूत्र, ये होते हैं 22। तो इस तरह इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इसका हो जाएगा। और यहाँ से अगला प्रश्न हो जाएगा कि एक सामान्य मनुष्य में कितने लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो यह आपके होते हैं 2। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं इसके IMP पॉइंट। आप चाहें इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यहाँ से। चलिए बढ़ते हैं इसके अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा हरी मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो जो मटर होती है उसका वैज्ञानिक नाम आपको बताना है। तो यह होता है पाइसम सटाइवम। तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो यह देख सकते हैं आप लेटेस्ट पैटर्न का क्वेश्चन है। 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था आपका NTPC में। तो आइए हम लोग इसके IMP पॉइंट देखते हैं क्या हो जाएंगे। तो हरी मटर का वैज्ञानिक नाम पाइसम सटाइवम है और ट्रिट्रिकम एस्टिवम गेहूं का वैज्ञानिक नाम होता है। तो ये भी आपको स्टार डाल के लिख लेना है। ट्रिटिकम एस्टिवम यह गेहूं का वैज्ञानिक नाम होता है और जी मेज यह जौ का वैज्ञानिक नाम होता है। तो ये भी आपको स्टार डाल के यहीं पे लिख लेना है क्वेश्चन के समीप। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन से गुणसूत्र लड़की के जन्म के कारण होते हैं। तो यह होते हैं आपके ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा इसका। तो इस तरह आप देख सकते हैं। तो आप चाहें इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से। सीधे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रेगर मेंडल के वंशानुगत सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है।
तो यहाँ पे बताना है कि मेंडल के वंशागति या जो वंशानुगति सिद्धांत है उसके अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे है कि पृथक्करण का सिद्धांत, तो ये भी आपका आता है। और प्रभुत्व का सिद्धांत, ये भी आपका आता है। स्वतंत्र वर्गीकरण का सिद्धांत, ये भी आपका आता है। और बायोपिक्स का सिद्धांत, तो यही नहीं आता है। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, चूँकि हमें यहाँ पे नहीं पूछा गया था, तो यही नहीं हो जाएगा। तो आइए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं हम लोग। तो मेंडल के वंशागति नियमों को आनुवांशिकता का नियम कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का स्थानांतरण होता है। मेंडल ने यह प्रयोग मटर के पौधे पर किया था, ये हम सबको पता है। और मेंडल को ही हम लोग आनुवांशिकता का जनक हम लोग कहते हैं। तो ये स्टार डाल के पॉइंट लिख लेना है कि मेंडल को आनुवांशिकता का जनक कहा जाता है। इनके नियम में प्रभाविकता का नियम, पृथक्करण का सिद्धांत तथा स्वतंत्र वर्गीकरण का सिद्धांत शामिल है। और बायोपिक्स का सिद्धांत इनके सिद्धांत में शामिल नहीं है। तो इसमें आपका डी आंसर यही करेक्ट हो जाएगा, नहीं पूछा गया था तो यही नहीं होगा। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, जीव को अधिक दूर के संबंधी है उनके डीएनए में अधिक अंतर होंगे। इस विचार के आधार पर निम्नलिखित दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे जीव को अधिक दूर के संबंधी हैं, उनके डीएनए में अधिक अंतर होंगे, इस विचार के आधार पर निर्मित दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है। तो यह आपका होता है आणविक जाति वृद्ध। तो इसमें आपका ए ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ी भाषा यहाँ पे अटपटी टाइप की है जो कम समझ में आएगी। तो ये लेटेस्ट पैटर्न का क्वेश्चन है, 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं हम लोग, क्या हो जाएंगे। तो आणविक जाति वृद्ध का प्रयोग डीएनए संश्लेषण और प्रोटीन संरचना के आधार पर जीवों के बीच आनुवांशिक रिश्तों को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी में डीएनए अनुक्रम के माध्यम से यह स्पष्ट किया जाता है कि निकट से संबंधित जीव दूर से संबंधित जीवों की तुलना में कम अनुक्रम अंतर प्रदर्शित करेंगे। अर्थात दूसरे शब्दों में, जीव जो अधिक दूर से संबंधी हैं उनके डीएनए में अधिक अंतर होंगे। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है। तो अपने जीन्स का आधा हिस्सा, तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आप चाहें इसका स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं इस एक्सप्लेनेशन का। सीधे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में क्रोमोसोम्स होती हैं। तो आपको बताना है कि मानव शरीर में कोशिका में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं। तो यही आपके होते हैं 46। तो ऑप्शन डी यहाँ से हो जाएगा। 46 ना देकर आपको यहीं पे दे देगा 23 यानी 23 जोड़ी। तो यह भी आपका कितना हो जाएगा, 46 ही हो जाएगा। तो इनको आपको याद रखना है, 46 या 23 जोड़ी। तो यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे इस तरीका का ये एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि मानव शरीर की एक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं। तो इसमें भी आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पे 46 होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर सीधे। तो अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, गुणसूत्र किससे संबंधित हैं। तो इन 4 ऑप्शन में बताना गुणसूत्र किससे संबंधित हैं। तो यह आपके हो जाएंगे आनुवांशिक लक्षणों के संचारण से। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसका यही करेक्ट हो जाएगा। तो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट में हो जाएगा कि गुणसूत्र आनुवांशिक लक्षणों के संचार से संबंधित हैं। गुणसूत्र के द्वारा आनुवांशिक गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। अर्थात गुणसूत्र आनुवांशिक गुणों के वाहक होते हैं। गुणसूत्र का निर्माण डीएनए एवं प्रोटीन से होता है। गुणसूत्रों की खोज का श्रेय यह आपके स्ट्रेसबर्गर को दिया जाता है। तो ये पॉइंट आपको स्टार डाल के लिख लेना है कि गुणसूत्र का श्रेय जो है स्ट्रेसबर्गर को दिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा,
उस बिंदु का क्या नाम है जिस पर क्रोमोसोम में क्रोमैटिक जुड़े होते हैं? तो यह आप देख सकते हैं एल्पियन टेक्नीशियन 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो उस बिंदु को हम लोग कहते हैं सेंट्रोमियर। ऑप्शन वी यहाँ पे इसका करेक्ट यहाँ से हो जाएगा। तो सेंट्रोमियर जिस पे क्रोमोसोम क्रोमैटिक जुड़े होते हैं, तो इसको याद रखना है। तो आइए हम लोग इसके पॉइंट देखते हैं क्या हो जाएंगे इसके पॉइंट, और यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमें भी मिल जाएंगे। तो प्रत्येक गुणसूत्र में एक प्राथमिक संकीर्ण मिलता है जिसे गुणसूत्र बिंदु या सेंट्रोमियर कहते हैं। गुणसूत्रों में क्रोमैटिक इसी बिंदु पर जुड़ते हैं। इस बिंदु पर इस पर बिंब आकार की संरचना मिलती है जिसे काइनेटोकोर कहते हैं और गुणसूत्र बिंदु के आधार पर गुणसूत्रों को 4 प्रकारों में विभाजित किया गया। पहला आपका हो जाएगा मध्य केंद्री। तो यह गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्रों के बीचों बीच स्थित होती है जिसमें गुणसूत्र की दोनों भुजाएं बराबर लंबाई में होती हैं। अगला हो जाएगा कि उप मध्य केंद्री। तो यह गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु और गुणसूत्र के मध्य से हटकर होता है जिसके परिणाम स्वरूप एक भुजा छोटी तथा एक भुजा बड़ी होती है। तो ये आपको याद रखने हैं। अगला हो जाएगा हमारा कि अग्रबिंदु। तो अग्रबिंदु यहाँ से गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु और गुणसूत्र के बिल्कुल किनारे पर मिलता है जिससे एक भुजा अत्यंत छोटी और एक भुजा बहुत बड़ी होती है। तो ये आपको याद रखने हैं। अगला हो जाएगा अंत केंद्री। तो यह गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र के शीर्ष पर होता है। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हम लोगों को मिल गए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और यहाँ पे अगला प्रश्न हो जाएगा रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। तो यहाँ पे सबसे उपयुक्त विकल्प आपको भरना है। यदि ये एक पौधे का समजीनी है तो समलक्षणी क्या होगा? तो यह आपका बौना और गोल ये आपका यही हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। आप चाहें इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर यहाँ से, और अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि मटर के पौधे में पाया जाने वाला गुण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे बताना है कि मटर के पौधे में पाया जाने वाला गुण कौन सा नहीं है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए झुर्रीदार बीज। तो यही मटर के पौधे में पाया जाने वाला एक गुण नहीं है। बाकी आपके ये 3 ऑप्शन ये हो जाएंगे। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए आपका हो जाएगा। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो मेंडल ने मटर के पौधे के उन लक्षणों पर विचार किया जो सर्वथा विपरीतार्थ थे। तो यहाँ पे एक तरफ लक्षण दिए गए और प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण, ये 3 टेबल के माध्यम से आपको समझाया गया है। पहला आपका हो जाएगा बीज का आकार। तो यहाँ पे यह गोल हो जाएगा और अप्रभावी लक्षण ये आपका झुर्रीदार। अगला हो जाएगा कि बीज का रंग। तो प्रभावी लक्षण में हो जाएगा पीला और अप्रभावी हो जाएगा हरा। थर्ड आपका हो जाएगा कि फूल का रंग। तो यह आपका हो जाएगा बैंगनी और इधर सफ़ेद। फली का आकार। तो यह आपका हो जाएगा फूली हुई और अप्रभावी लक्षण में संकीर्ण हुई। फिफ्थ आपका हो जाएगा कि फली का रंग। तो यह आपका हो जाएगा हरा और इधर आपका हो जाएगा पीला। 6 में आपका हो जाएगा कि पुष्प की स्थिति। तो प्रभावी लक्षण में अक्षीय और अप्रभावी लक्षण में अंत्य। 7th आपका हो जाएगा कि तने की ऊंचाई। तो ये इसमें हो जाएगा लंबा और इसमें आपका हो जाएगा बौना। तो ये आपको लक्षण प्रभावी और अप्रभावी लक्षण ये याद रखने हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि आनुवांशिक सामग्री के वाहक हैं। तो यहाँ पे इन 4 ऑप्शन में बताना कि क्या आनुवांशिक सामग्री के वाहक हैं। तो यह आपके होते हैं जीन। ऑप्शन वी यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हैं ये 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना
और चैनल पे नए जुड़ रहे हैं तो हमसे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बहुत से फ्रेंड्स हैं हमारे जो वीडियो देखते हैं, ना तो लाइक करते हो ना ही सब्सक्राइब करते हैं। तो दोस्त ऐसा मत किया करें, बिना लाइक और सब्सक्राइब करके मत यहाँ से जाया करें और डेली की डेली वीडियो यही देखा करें। एक बार 2 बार इनको बार बार देखिए, तो यही क्वेश्चन सेम रेलवे में रिपीट होते हैं क्वेश्चन। तो आइए हम लोग इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या हो जाएंगे इसके। तो जीन सभी जीवों में आनुवांशिक लक्षणों के संरक्षण के वाहक होते हैं। सभी जीवों में आनुवांशिक लक्षणों का नियंत्रण एवं संरक्षण आनुवांशिक इकाइयों द्वारा होता है। मेंडल ने इन्हें कारक जबकि जोहानसन ने इन्हें जीन कहा था। तो ये स्टार डाल के लिख लेना है कि मेंडल ने इन्हें क्या बोला था, कारक, लेकिन जोहानसन ने इनको क्या बोला, ये बोला है जीन। तो इसको स्टार डाल के कहीं नोट डाउन कर लेना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधों को उगाना कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, इन 4 ऑप्शन में आपको बताना है। ये भी क्वेश्चन लेटेस्ट पैटर्न 2018 का ही है, एलपीएन टेक्नीशियन में आया हुआ। तो यह हम बोलते हैं टिश्यू कल्चर। यहाँ पे ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। तो वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधों को उगाना, तो यह आपका होता है टिश्यू कल्चर। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या हो जाएगा। तो टिश्यू कल्चर या पादप ऊतक संवर्धन एक ऐसी तकनीकी है जिसमें किसी भी पादप ऊतक, जैसे आपका हो जाएगा जड़, तना और पुष्प आदि को निर्मित परिस्थितियों में पोषक माध्यम पर उगाया जाता है। यह पूर्ण सख्तता के सिद्धांत पर आधारित है। इस सिद्धांत के अनुसार पौधों की प्रत्येक कोशिका एक पूर्ण पौधे का निर्माण करने में सक्षम है। वर्ष 1902 में हेवरलैंड ने कोशिका की पूर्ण सख्तता की संकल्पना दी थी, अतः उन्हें पौधे के टिश्यू कल्चर का जनक भी कहा जाता है। तो ये पॉइंट आपको स्टार डाल के यहीं पे लिख लेना है कि पौधे के टिश्यू कल्चर का जनक यह बोलते हैं हम लोग हेवरलैंड को, याद रखना है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्र का कौन सा संयोजन होता है। तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो 44 गुणसूत्र और प्लस एक्स, तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, आप चाहें इसका स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के हम लोग लास्ट क्वेश्चन की ओर। और आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा यहाँ से, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे सत्य कथन का आपको चयन करना है। ऑप्शन ए है कि टिड्डों तथा कुछ अन्य कीटों के नरों में सिर्फ 4 लिंग गुणसूत्र या क्रोमोसोम होते हैं। वी आपका है किसी नर में 1 एक्स गुणसूत्र और 2 वाई गुणसूत्र होते हैं। सी है कि मानवों में 46 गुणसूत्र होते हैं जिनमें से 42 या 21 जोड़े अलिंगी गुणसूत्र होते हैं। डी है कि द्विगुणित जीव जिनमें लिंग अलग अलग होते हैं कि द्विगुणित कोशिकाओं में गुणसूत्रों का एक विशेष जोड़ा होता है जो लिंग का निर्धारण करता है। इन्हें हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं। तो आइए हम लोग इसके देखते हैं क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी यहाँ से हो जाएगा। तो यह देख सकते हैं आप एक्सप्लेनेशन इसका, आप चाहें इसका स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। तो इस तरह आपके कंप्लीट होते हैं आज के 25 क्वेश्चन यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो प्रीवियस ईयर कहीं ना कहीं रेलवे में यह पूछे गए हैं। तो डेली हम लोग 25 क्वेश्चन यहाँ से करते रहते हैं। और पिछले वीडियो आप नहीं देखें तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। और वीडियो को एक बार नहीं 2 से 3 बार देखा करें, तब आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन कैसे और कहाँ से बन रहे हैं। चलिए फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।